हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। देखिए, हमारी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आपके, याद रखिएगा ये वाला जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना। तो यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में एक दो देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा 1885 में इसका क्या तो गठन हुआ था और है ना, हमारे भारत की स्वतंत्रता के, ठीक है, प्राप्ति में इनका बहुत योगदान आपको उस समय देखने को मिलता है। देन उसके बाद भी इनके द्वारा ही आगे की कार्यकारी 1947 के बाद बढ़ाई गई थी। तो चलिए, चूंकि यहाँ से प्रश्न दो तीन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, और हर तरीके के एग्जाम में जहाँ पर आपका इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है, का प्रश्न लगभग मध्यकालीन और आधुनिक, है ना, और स्वतंत्रता के बाद से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो जरूर देखने को मिलते हैं यहाँ से। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, यहाँ सबसे पहले याद रखना है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो इसकी स्थापना और इतिहास के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए इसका जो पहला अधिवेशन है, ठीक है, ये इसके ठीक है, इसका पहला अधिवेशन है, ये किस तिथि को, तो याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को, है ना। 28 दिसंबर 1885 को आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको देखने को मिलता है। तो इसकी स्थापना किया गया, तो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। क्योंकि याद रखना ये कि क्या थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, एक कमेटी है, तो इसमें बहुत से लोग है, बहुत से लोग मिलकर क्या है, तो इसमें कार्य करते हैं। तो इसकी स्थापना करने में भी कुछ, है ना, लोगों का क्या हो रहा होगा, सहयोग रहा होगा। तो सबसे पहले तो याद रखने की इसका अगर संस्थापक पूछा जाए तो याद रखना है ए ओ ह्यूम, ठीक है। क्या याद रखना है, ए ओ ह्यूम। यहाँ से प्रश्न पहले भी बना है, ठीक है, ए ओ ह्यूम, यहाँ से प्रश्न पहले भी बना है, याद रखना है। और ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम याद रखना है ए ओ ह्यूम। और उस समय जो वायसराय थे, ठीक है, उस समय जो अंग्रेजों के प्रमुख प्रशासक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा वायसराय लॉर्ड डफरिन। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन हुआ तो उस समय अंग्रेज प्रशासक कौन था, तो नाम याद रखना है लॉर्ड डफरिन, है ना। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के ही समय ए ओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या तो संस्थापक थे। डेट याद रखना है आपको 28 दिसंबर 1885, ठीक। अब ज्यादातर क्या होता है एग्जाम में, कई बार उस स्थान में जहाँ इसका स्थापना हुआ उस स्थान का नाम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बॉम्बे, जो वर्तमान का मुंबई है, उस स्थान पर इसको क्या हुआ, तो स्थापना हुआ। और उस पर्टिकुलर जगह का नाम याद रखना है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, है ना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपको बॉम्बे वर्तमान मुंबई में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्थापक आपको याद रखना है ए ओ ह्यूम है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, है ना, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, वो है उमेश चंद्र बनर्जी। ये याद रखना है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, नाम याद रखना है उमेश चंद्र बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये कांग्रेस के क्या है, तो पहले अध्यक्ष हैं, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो याद रखना है ए ओ ह्यूम, है ना। और याद रखिए जब ये पहला अधिवेशन हुआ तो उस समय आईएनसी के सदस्यों की उपस्थिति कितनी थी, तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, है ना। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या है प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं, है ना। तो जब पहला अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में 72 प्रतिभागियों ने क्या किया था, तो भाग लिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे अधिवेशन के बारे में। ठीक है, अब दूसरे में आपको ध्यान रखना है कि दूसरा अधिवेशन आपको देखने को मिलता है 1886 में, ठीक। दूसरा अधिवेशन आपको देखने को मिलता है जस्ट एक साल बाद 1886 में, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता, है ना, वर्तमान कलकत्ता, उस समय कोलकाता में, ठीक है। तो दूसरा अधिवेशन आपको देखने को मिलता है 86 में, वर्तमान के कलकत्ता, जो पूर्व का क्या था, कोलकाता था। और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम है दादा भाई नौरोजी, है ना। दूसरे जो अधिवेशन है इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को याद रखिएगा भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा
भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को, है ना? क्योंकि उस समय के राजनीति के सबसे क्या था तो बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति थे, है ना? जिनका क्या था, बहुत ज्यादा भागीदारी था भारतीय स्वतंत्रता और अन्य, है ना, अन्य स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों में। ठीक। इसके बाद तीसरा अधिवेशन आपको देखने को मिलता है, ये देखने को कहाँ मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आपको मद्रास चेन्नई में, है ना? याद रखिएगा तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का ये उसके 1 साल बाद ठीक हुआ। ये हुआ कब? 1887 को। और कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा मद्रास में, जो वर्तमान का चेन्नई है वहां पर। और तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। हर अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इस नाम को याद रखना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अध्यक्ष आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी। और याद रखिएगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, या ऐसा कहें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? नाम याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इतनी चीजें चलो याद रखनी है। ये सारी चीजें जो है सब एग्जाम ओरिएंटेड है, पहले ही भी आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए और कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, देखिए अगला नाम आपको याद रखना है जॉर्ज यूल का। ठीक है, अगला नाम आपको क्या याद रखना है? जॉर्ज यूल का, है ना? तो जॉर्ज यूल के बारे में क्या याद रखेंगे कि कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने। ठीक है, जॉर्ज यूल के बारे में क्या याद रखना है कि कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने। और ये जो है 1888 में इलाहाबाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके क्या तो ये अध्यक्ष बने थे, है ना? उस दौरान ये क्या तो अध्यक्ष बने थे। तो जॉर्ज यूल के बारे में याद रखने की पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। यूरोपीय कहने का मतलब यूरोप का वह व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और वो भी सबसे पहला, वो कौन था? जॉर्ज यूल था। और जो 1888 में इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो 1888 याद रखना। कई बार क्या है, बहुत सारे नोट्स में 1911 दिया हुआ है जो गलत है। ठीक, चलिए अब 1911 के संदर्भ में मैं आपको क्या याद रखने हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, तो 1911 में जो अधिवेशन होता है कौन से शहर में होता है? तो कलकत्ता शहर में अधिवेशन होता है। देखिए हर बार क्या होता है, अलग अलग शहरों में इनकी मीटिंग होती है। कई बार एक ही शहर में 2 बार मीटिंग होती है ना? तो उस तरीके से चीजें हैं। अधिवेशन का क्या, उनकी बैठकें हैं, है ना? तो कलकत्ता अधिवेशन आपको देखने को मिलता है 1911 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता है, जो अध्यक्ष थे नाम है बिशन नारायण धर। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में देखने को मिलता है और इसके अध्यक्ष हैं बिशन नारायण धर। और इस अधिवेशन की विशेषता ये रही कि इस सत्र में जो कलकत्ता अधिवेशन 1911 हुआ, इसमें जन गण मन जो वर्तमान राष्ट्रगान है उसको पहली बार गाया गया, है ना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 को होता है, अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कलकत्ता अधिवेशन 1911 की विशेषता याद रखना कि इस अधिवेशन में जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है उसे पहली बार क्या तो गाया गया। ठीक है, अगला अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एनी बेसेंट के बारे में। ठीक है, तो एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा 1917 में कलकत्ता की अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिए इसके पहले हम लोगों ने 1911 में देखा कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसके बाद अगला अधिवेशन जो है ना, टाइम टू टाइम होते गया। कभी कभी 1-2 साल क्या हुआ है, बीच में गैप हुआ है, अदरवाइज पूरे हर साल, है ना, एक तिथि को, निर्धारित तिथि को सारी अधिवेशन हुए हैं। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना, चूंकि बहुत 1885 से लेके 1947 इस दौरान आपको, है ना, 20-30 से ज्यादा बैठकें देखने को मिलेंगी। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनी बेसेंट जो है, इनका नाम याद रखना। 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की जाती है। इसमें विशेष क्या है तो याद रखिएगा, जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी, है ना? तो एनी बेसेंट ने, याद रखिए, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया था तो अध्यक्षता किया था। और एनी बेसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो क्या किए, किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, चलिए और इसके बाद अगला आप देख पाएंगे, ये देख पाएंगे महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में याद रखिएगा 1924 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और ये कहाँ होता है तो बेलगांव में। तो बेलगांव में एक स्थान है जहाँ होता है,
तो उसी के नाम पर बेलगांव सत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो महात्मा गांधी ने 1924 में, ठीक है, केवल केवल एकमात्र जो 1924 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी में क्या तो बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। साथ ही ये याद रखना है कि महात्मा गांधी जी जो है का एकमात्र अधिवेशन था जहां वे क्या तो अध्यक्ष बने, है ना। तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी जो है, ठीक है, किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थे। तो याद रखिए 1924 के कहा तो बेलगाम सत्र में, और वो महात्मा गांधी जो है एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ, उसमें अध्यक्ष बने थे। उसके बाद किसी भी दूसरे अधिवेशन में महात्मा गांधी जी जो है क्या अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला आपको देखना है सरोजिनी नायडू। ये अधिवेशन के बारे में याद रखना है 1925 को। तो 1925 को जो कानपुर में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा, तो सरोजिनी नायडू द्वारा। याद रखिएगा एनी बेसेंट ने पहले ही किया है ना, एनी बेसेंट जी के द्वारा पहले ही किया गया है। उसके बाद आप देख पाएंगे सरोजिनी नायडू, है ना। तो एनी बेसेंट के याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला। यहाँ आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू के बारे में, जिन्हें 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष हैं। इसका मतलब क्या है, जो एनी बेसेंट जी हैं वो भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी, वो पहली महिला अध्यक्ष थी। और यहाँ याद रखना है सरोजिनी नायडू के बारे में कि सरोजिनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1925 में कानपुर के अधिवेशन में क्या तो अध्यक्षता किया। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष है, और सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखना है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला है कराची अधिवेशन। कराची का अधिवेशन आपको देखने को मिलता है 1931 में, है ना। और 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। किनके द्वारा, तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव पारित किया गया, जो भविष्य में भारतीय संविधान का आधार बना, है ना। तो कराची अधिवेशन के बारे में याद रखना है कि अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया, 1931 में किया गया। और कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों, है ना, लोगों के मौलिक अधिकारों और जो राष्ट्रीय आर्थिक नीति है, जो पैसे से संबंधित जो नीतियां या योजना बनाई जाती है, उसका प्रस्ताव क्या तो पारित किया गया था। ठीक, इसके बाद अगला आपको देखना है हरिपुर अधिवेशन। ठीक है, हरिपुर अधिवेशन ये आपको देखने को मिलता है कब, तो 1938 को। और याद रखिएगा यहाँ जो अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, है ना। यहाँ जो अध्यक्ष बने थे वो सुभाष चंद्र जी बोस जी बने थे। और ये पहले कार्यकाल का अधिवेशन था। इसका मतलब सुभाष चंद्र जी बोस के पहले कार्यकाल का अधिवेशन था, तो आपको दूसरा कार्यकाल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला बोला है ना। उन्होंने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीता। ठीक है, तो देखिएगा 1938 में हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में जो त्रिपुरी में, है ना, जो अधिवेशन होता है जिसको त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, उसके भी अध्यक्ष पद का चुनाव कौन जीते थे, तो ये जीते थे सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी के साथ इनके, है ना, मतभेद हो जाते हैं विचारों को लेकर, और जिसके कारण ये क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं। तो याद रखिएगा वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या किया जाता है, इस्तीफा दिया जाता है। तो याद रखिएगा 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान। इसमें उनकी क्या होती है, जीत होती है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ उनके विचारों में मतभेद के कारण वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे अगला आपको ये देखना है जेपी कृपलानी, है ना, जेपी कृपलानी। तो याद रखिएगा आजादी के समय 1947 के समय जेपी कृपलानी जी का नाम याद रखना। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या कर रहे होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ये ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आजादी के समय जो आईएनसी या भारतीय नेशनल कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखना है जेपी कृपलानी जी, है ना, 1947 में। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विमोच चंद्र बनर्जी जी। अधिवेशन हुआ 1885 में, कहा, बॉम्बे में। ठीक, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम 1907 में 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बने, है ना। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम।
1907 में ये क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। 35 वर्ष उस समय इनकी आयु होती है। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले में याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये 3 बार अध्यक्ष बनते हैं, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1934 में, 1935 में और 1939 में। ये वही क्या है, त्रिपुरी अधिवेशन है। ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं, 1934, 1935 देन 1939 में। ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं गरम दल और नरम दल। देखिए 1907 में भी अधिवेशन होता है। कहाँ होता है, सूरत अधिवेशन होता है ना, सूरत में होता है, इस कारण सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस में इसमें क्या होता है, विभाजन हो जाता है ना। कांग्रेस जो है 2 गुटों में बट जाता है, 2 अलग अलग भागों में बट जाता है, जिसमें एक दल का नाम होता है गरम दल, जो क्या होते हैं, ठीक है, गरम दल वाले जो काफी अग्रेसिव लोग रहते हैं, और दूसरे दल का नाम होता है नरम दल, ये बहुत सुस्त लोग रहते थे, है ना। सुस्त, देखिए अग्रेसिव कहने का मतलब वो आक्रामक थे, और ये शांतिपूर्वक काम करते थे, है ना। सुस्त पूर्वक मतलब कहने मतलब ये समझदारी से काम करते थे, और जो गरम दल के है वो समझदारी के साथ साथ बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से काम करते थे। मतलब ये हिंसा पर विश्वास करते थे, और ये पूरी तरीके से अहिंसा पर विश्वास करते थे, है ना। तो गरम दल के जो नेता हुए उनका नाम याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये गरम दल के साथ हो गए। और नरम दल के साथ याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ये तो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 2 गुटों में बट जाती है, गरम दल और नरम दल। उनके प्रमुख नेताओं के बारे में मैंने यहाँ पे आपको नाम बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, इसी सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या तो पारित किया गया। ठीक है। तो 1929 का याद रखना है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, इसी सत्र में पूर्ण स्वराज का मांग का जो है क्या तो प्रस्ताव पारित किया गया। और 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा तो लाहौर में तिरंगा फहराया। याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाहौर में क्या तो तिरंगा फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय इसी दिन ले लिया गया, है ना। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय क्या तो लिया गया। बाद में यह तिथि गणतंत्र दिवस बनी, है ना। 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में इसी दिन को क्या तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या तो तिरंगा फहराया जाता है। ठीक, अब इसके बाद आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना, ये 1942 में आपको देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, इस आंदोलन में जो है प्रस्ताव लाया जाता है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में पारित किया जाता है। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, जो इस भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको लेकर जो प्रस्ताव जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो बॉम्बे में सत्र हुआ, उसमें क्या तो पारित किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की जाती है। ठीक है।